बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। तो चतुष्फलक सबसे पहली बात आती है कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कब होता है, कब चतुष्फलकीय होल तैयार होता है। तो मैं बेटा सबसे पहले लिखे देता हूं चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनती है। तो मैं यहां लिखता हूं कि इस प्रकार की रिक्ति या जिसको वॉइड्स बोलते हैं का निर्माण तब होता है, जब तीन गोलों के ऊपर एक परमाणुवीय गोला रखा जाता है, या एक गोले के ऊपर तीन परमाणुवीय गोले रखे रहते हैं। तो बेटा इस प्रकार की वर्ड्स का निर्माण तब होता है जब तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा हो या एक गोले के ऊपर तीन गोले रखे हों। कुछ इस प्रकार से कि ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये आगे के दो गोले हो गए फ्रंट साइड से और ये उसके पीछे रखा हुआ गोला हो गया। अब अगर इन तीन गोलों के ऊपर एक गोला रख दिया जाए जो इन तीनों गोलों को टच करते हुए रखा हो, तो बेटा इन तीन गोलों और ऊपर वाले गोले के बीच में एक जो खाली स्थान बनेगा हम उस रिक्ति को कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति। तो हमें आज ये बताना है कि इन तीन गोलों और ऊपर वाले गोले के बीच में जो गोला आएगा रिक्त स्थान में आएगा उस गोले की त्रिज्या और इन तीन गोलों में से किसी गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो बेटा उसके लिए मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रखा है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखा जाए तो मैंने तीन गोले ले रखे हैं, 1 2 3, और इन तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा हुआ है जिसको मैंने C से इंडिकेट किया है। तो तीन गोले हैं, इन गोलों के ऊपर एक गोला रखा है। तो बेटा सोचने वाली बात है रिक्त स्थान कहां होगा। रिक्त स्थान इन तीन गोलों के भी बीच में होगा और उस चौथे गोले के बीच में होगा। कहने का मतलब इन चारों गोलों के बीच में कहीं रिक्त स्थान बनेगा। तो इन चार गोलों के बीच का स्थान अगर मैं चेक करता हूं तो यहां आता है, ये आता है। अब मैं इसको एक अलग डिजाइन से इसलिए बनाकर रखा हूं कि हमको यह समझ में आ जाए कि ये वो गोला है जो रिक्त स्थान में रखा गया है और ये वे गोले हैं जो ठोस गोले हैं। अगर मैं इन गोलों के आकार को बड़ा बना दूं तो मुझे ये रिक्त स्थान में रखा गोला नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने अपेक्षाकृत गोलों के आकारों को कैसा बनाया है, छोटा बनाया है। तो अब हम इस रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या की गणना करेंगे और या ऐसे कह सकते हैं उस गोले की त्रिज्या की गणना करेंगे जो पॉइंट E पर रखा गया है। तो बेटा इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और उसके भी पहले कुछ चीजें मान लेते हैं। क्या क्या मानते थे हम लोग? माना ठोस गोलों की त्रिज्या, वो जो चार ठोस गोले 1 2 3 4, उन चारों ठोस गोलों की त्रिज्या को मैंने कितना मान रखा है, कैपिटल R। और अब एक चीज और है कि मैं उस गोले की भी त्रिज्या को तो मान लूं जो रिक्त स्थान पे रखा है, तथा रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। तो ये स्मॉल r उस गोले की त्रिज्या है जो रिक्त स्थान पे रखा है, अर्थात जिस गोले को आपने कैपिटल ई से
रिप्रेजेंट किया है ये उसकी रेडियस है। हाँ, एक और चीज इसमें से मानते हैं कि अगर ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, घनीय इकाई सेल है, तो मैं इसकी भुजा को भी मान लेता हूं कि इसकी भुजा कुछ भी मान लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में ए मान रखा है, तो मैं इसमें भी मानता हूं। तथा इकाई सेल किस आकार का है? घन के आकार का है। तथा इकाई सेल की भुजा को ही हम कोर भी कहते हैं। कितनी मान ली मैंने? ए। अगर कोर ए मान ली है तो अब हमें आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बेटा अगर आगे के कैलकुलेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेटा हम एक ट्राइंगल चेक करेंगे इस पूरे फिगर पर। कौन सा ट्राइंगल चेक करेंगे? तो उसका नाम है ट्राइंगल एबीसी में। अगर बेटा मैं ट्राइंगल एबीसी देखता हूं, ए बी सी, मैं इस ट्राइंगल को चेक करता हूं कि ट्राइंगल मैंने ले रखा है कौन सा? एबीसी ट्राइंगल। और ट्राइंगल एबीसी में मुझे पता है ए से बी की डिस्टेंस घन की भुजा है, और घन की भुजा को आपने कितना मान रखा है? ए। घन की सारी भुजाएं ए होंगी। ए बी, बी सी भी घन की भुजा है, क्यूब की साइड है, ये भी ए होगी। परंतु एसी को अगर चेक किया जाए तो एसी डायगोनल है ऊपरी सरफेस का, तो वो एसी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को चेक करता हूं तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इस एबीसी ट्राइंगल को चेक करूं तो बेटा ये आप देखिए बी पर जो ए और सी के लिए एंगल बना हुआ है, ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये छत पर बना एंगल है, कॉर्नर पर बना एंगल है। और छत के अगर कोने पर कोई एंगल बना है तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो उसके सामने की साइड जो एसी है वो हाइपोटेनियस होगी, इसलिए एसी का स्क्वायर। अब AB और BC में से किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस मान सकते हैं। किसी एक को परपेंडिकुलर, मैंने BC को परपेंडिकुलर मान रखा है और मैंने AB को बेस मान रखा है। कुछ भी आप कर सकते हो इनमें से। आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। बेटा देखो जरा चेक करो, B से C की डिस्टेंस क्या है? B से C तो जो डिस्टेंस है वो यूनिट सेल की लेंथ है, और यूनिट सेल की लेंथ को आपने काहे से माना था? A से, तो मैं A लिख दूंगा, साथ में स्क्वायर। AB को चेक करता हूं, AB तो यूनिट सेल की लेंथ है या यूनिट सेल की एक साइड है, और यूनिट सेल की साइड को मैंने कितना मान रखा है? A। तो फिर से A और साथ में स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। बेटा ये मेरे लिए इक्वेशन क्या रहेगा? फर्स्ट, कि AC स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 2A स्क्वायर है। अभी बेटा इसके लिए एक और कैलकुलेशन करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यहां चेक करना है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसे हमें चेक करना है बेटा? अब हमें एक और ट्राइंगल लेना है, और उस ट्राइंगल का नाम देखो कुछ इस प्रकार से। ट्राइंगल रहेगा C से A, और A से इस E वाले गोले को पार करते हुए पॉइंट F, ये ट्राइंगल लेना है। फिर से एक बार दोबारा से, C से A और A से F, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को ऐसे भी नाम दे सकते हो, ट्राइंगल ACF। तो मैं दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल ACF को लिया भी क्यों गया? दूसरे ट्राइंगल ACF को इसलिए भी लिया गया क्योंकि बेटा अगर आप A से F की डिस्टेंस को ना निकालते आप तो रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था, हम इस बात की भी गणना ना कर पाते कि वॉइड्स की रेडियस कितनी आएगी। तो क्योंकि मुझे वॉइड्स रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या चाहिए थी, कैपिटल E वाले गोले की त्रिज्या चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको इस बार A से F की डिस्टेंस को चुना। अब बेटा A से F की डिस्टेंस को चुनोगे, ट्राइंगल क्या रहेगा? ACF, इन ट्राइंगल ACF। इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी,
और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो सबसे बड़ी बात आती है एंगल कौन सा 90 डिग्री का होगा। तो बेटा आप जरा ध्यान दो, ये जो AC लाइन है ये छत पर है, ऊपरी सरफेस पर है, और जो CF लाइन है ये एक प्रकार से अगर देखा जाए दीवार, कहने का मतलब ये छत और दीवार के बीच का एंगल है, इसलिए जो ये एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। और आप सभी जानते हो 90 डिग्री के सामने की साइड जिसे AF कहते हैं ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से, तो h² = p² प्लस b²। हाइपोटेनियस मैंने बताया था 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड कौन सी, A से कहां तक की डिस्टेंस f, h² की जगह पे A से f तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बात आती है परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर CF को माना जा सकता है, तो मैं यहां लिखे देता हूं CF का स्क्वायर प्लस, अगर मैं बात करता हूं बेस क्या है, तो बेटा इस बार बेस हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया AC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले AF², बेटा C से F की डिस्टेंस, C से F की डिस्टेंस कितनी दी है A सेंटीमीटर। A क्यों दी है, मैंने पहले से मान रखा था क्योंकि जो साइड है वो A है, A² प्लस बेटा AC² की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, AC² की वैल्यू रख देंगे 2A²। इसका मतलब AF² = A² 2A² मिलके होगा 3A²। मैं एक और काम कर देता हूं, AF² की जगह पर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं 2 से डिवाइड कर देता हूं। यह ध्यान रखने वाली बात है बेटा, अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, सोचो, अगर AF², थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, पहले इसका रूट निकाल लेते हैं। इनका रूट निकालेंगे बेटा तो AF² का रूट हो जाएगा AF, 3 का स्क्वायर रूट लोगे तो √3, A² का रूट लोगे, अंडर रूट निकालोगे तो A, अर्थात हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी क्या, AF = √3A। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो AF। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, मैंने दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर रखा है। सोचने वाली बात है बेटा, AF का हाफ, AF का हाफ कहां से हुआ, AF बेटा ये पूरी डिस्टेंस थी, अगर इस AF का मैं हाफ कर देता हूं, आधा कर देता हूं, यहां से डिवाइड कर दिया मैंने AF का, तो AF का हाफ कितना होगा, सबसे पहले A से F के हाफ, फिर से मैं दोबारा, AF पूरी डिस्टेंस थी, A से F तक की डिस्टेंस बाई 2 का मतलब उसका हाफ किया गया, और जब AF का हाफ किया गया, आप ध्यान दो, देखो आपने A से AF के हाफ तक चलने के लिए कितनी डिस्टेंस तय की, आपने एक सॉलिड गोले की रेडियस को पार किया कैपिटल R, आपने वॉइड्स खाली स्थान में रखे गोले की रेडियस को पार किया स्मॉल r। अब कहोगे सर जी सॉलिड गोले और खाली स्थान में रखे गोले के बीच की दूरी का गैप जो है, बेटा मैंने पहले बताया था ये गोले बहुत बड़े होते हैं, जो ये गोला इस गोले को टच करेगा, लेकिन अगर मैं उतने बड़े गोले बना दूंगा तो आधे गोले छिप जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो ये गोला इतना बड़ा होगा कि ये वॉइड्स में रखे गोले को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इसलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कैपिटल R और इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस स्मॉल r। आगे चलते हैं, लिखा है √3a, तो बेटा मैं लिखे देता हूं √3a/2, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि 2 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे है, इधर आएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा एक और अच्छी चीज की जा सकती थी, 2a² हो गया उधर, अब हम अगर इससे चाहें तो बेटा अब हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ला सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को चेक करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या था, AC² = 2a²। इसको भी मैं थोड़ा सा सही करता हूं, AC² का स्क्वायर रूट लोगे तो AC, 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो √2 और A² का स्क्वायर रूट लोगे A। मैंने दोनों पक्षों का क्या ले लिया, वर्गमूल,
अभी चेक करने वाली बात है, आपको कहां से कहां पहुंचना है, ए से सी। बेटा ए से सी तक पहुंचने में आप ध्यान दो, जब आप ए से सी तक पहुंचे, आपने दो गोलों की रेडियस को पार किया, एक गोले ए केंद्र वाला गोला और एक सी केंद्र वाला गोला। अगर आप ए और सी केंद्र वाले गोलों को देखो तो आपने जब ए से सी डिस्टेंस पार की, आपने कैपिटल आर इसमें भी पार किया और इसकी भी कैपिटल आर को पार किया, और जब इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं को पार किया तो आप ए से सी पूरी डिस्टेंस तय कर चुके थे। या आप ये सोच सकते हैं ए से सी के बीच में किस प्रकार के गोलों की त्रिज्या आती हैं, तो दो गोलों की त्रिज्या आती है और ठोस गोलों की त्रिज्या आती है। दो गोलों की त्रिज्याएं आती है ठोस गोलों की, तो ठोस गोलों की त्रिज्या को आर, पहले ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। आगे लिखा है √2a, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2r इज इक्वल टू √2a। ये इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा हमें करना क्या है कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर लेना है, और जैसे हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और मैं बाकी के बचे हुए हिस्से को लगा देता हूं। तो बेटा बचे हुए हिस्से को कैसे लगाते हैं, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड से। मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। अब मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देता हूं, और डिवाइड करने का रूल है लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड के अवयवों से आप डिवाइड करिए और राइट साइड पर राइट साइड से डिवाइड करिए। तो लेफ्ट साइड पर चेक करते हैं क्या है, इक्वेशन 2 में 2r प्लस r, और लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 3 पर भी चेक करते हैं 2r। आगे चलते हैं, राइट साइड की बात आती है, इक्वेशन सेकंड पे √3a और इक्वेशन थर्ड पर √2a। a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसको सही ढंग से सोल्व। एक बार r के नीचे r, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, प्लस एक बार स्मॉल r के नीचे कैपिटल R, इधर आएगा √3 अपॉन √2। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, जो 1 प्लस का होगा उधर जाएगा माइनस का, तो कुछ इस प्रकार से आएगा √3 बाई √2 -1। फिर से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, r को कैंसिल कर देगा, 1 आएगा, ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 है, उधर जाएगा -1। यहां क्या बचने वाला है, r अपॉन कैपिटल R। अगर मैं लेफ्ट साइड को देखूं तो ये रिक्त स्थान की त्रिज्या है, रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या, और ये ठोस गोले की त्रिज्या, अर्थात रिक्त स्थान में रखे गोले और ठोस गोले की त्रिज्या का अनुपात अर्थात त्रिज्या अनुपात मैंने निकाल लिया है। लेकिन अब मुझे इस भाग को कैलकुलेट करना होगा, तो इस भाग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके नीचे 1 मानो, r अपॉन r, एलसीएम लेंगे तो आएगा √2, और सॉल्व करेंगे आगे तो आने वाला है √3 माइनस √2। बेटा √3 माइनस √2, एक काम हम और कर सकते हैं इसी में से कि r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस √2 की वैल्यू आती है 1.414। फिर से नीचे √2 है तो मैं फिर उसकी वैल्यू लिखूंगा 1.414, और ये रेडियस रेशियो आएगा। बेटा आप लोगों का काम ये है कि आप इसको माइनस करोगे, और माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा आप उसको 1.414 से क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। और जैसे ही 1.414 से डिवाइड करोगे आप इस बात को चेक करोगे कि इसका आंसर 0.225 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। अर्थात टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है, चतुष्फल की रिक्ति है, इसके लिए रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या और ठोस गोले की त्रिज्या का जो रेशियो आता है, अनुपात आता है, वो 0.225 के बराबर आता है। तो अब मैंने डायरेक्टली इस रीडिंग को लिख रखा है, तो इस रीडिंग की हाँ डायरेक्टली वैल्यू इतनी होगी। आपको क्या करना है कि आपको इसको माइनस करना है और साथ में कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से बेटा चतुष्फल की रिक्त स्थान में रखे गोले की त्रिज्या और उसके चारों ऊपर उपस्थित ठोस गोलों की त्रिज्या के बीच ये रिलेशन है।
जिसमें से 3 प्रकार की रिक्तियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे एक छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इकाई सेल की डेंसिटी निकालने का। आपने संकुलन क्षमता में पढ़ा भी था, आपने डिफरेंट टाइप की संकुलन क्षमता पढ़ी, कभी 68% थी, कभी 52.4% थी, कभी 74% थी। और मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा संकुलन क्षमता उस इकाई सेल का उतना ही डेंसिटी ज्यादा होता है। तो बेटा वो तो संकुलन क्षमता के बेसिस पर परसेंटेज वैल्यू देख के मैं डेंसिटी को जान जाता था, लेकिन आज हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, जो किसी भी इकाई सेल की डेंसिटी के विषय में हमें बता देगा। तो बेटा आप इसको नोट कर लें, हम मिटा देते हैं, फिर जल्दी से पढ़ते हैं कि इकाई सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा अब हमें गणना करनी है कि इकाई सेल का घनत्व, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, वैसे तो यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के अलावा भी कई प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, लेकिन बेटा मैंने पहले ही बता रखा था कि अपने चैप्टर में, अपने कोर्स में आपको ज्यादातर जितने भी यूनिट सेल मिलेंगे वो क्यूबिक शेप पे ही मिलेंगे, घन के आकार के ही होंगे। तो मैं घन के आकार के यूनिट सेलों में से यूनिट सेल के घनत्व की गणना करता हूं। अब यूनिट सेल के घनत्व की गणना करने के लिए आपने पिछली क्लासेस में भी डेंसिटी घनत्व के फॉर्मूले को पढ़ा है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो सबसे पहले चाहिए यूनिट सेल का मास क्या है, या यूनिट सेल में जो एटम है उनका मास कितना है, और दूसरा मुझे चाहिए कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। तो बेटा मास और वॉल्यूम दोनों को निकालने के लिए मुझे कुछ चीजें माननी होंगी। जैसे यूनिट सेल का वॉल्यूम कब निकलेगा, जब हमें यूनिट सेल की साइड पता होगी, कोर पता होगी, भुजा पता होगी, तभी तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो मैं 2-3 चीजें मानता हूं। सबसे पहले यहां सबसे पहली चीज मैंने क्या मानी है, माना इकाई सेल की कोर, बेटा कोर को भुजा भी कहते हैं, और मैंने कितना मान लिया है इकाई सेल की कोर को, ए। मैंने मान लिया है कि इकाई सेल की जो कोर है वो ए है, ए सेंटीमीटर। अब एक और चीज मैं मानता हूं साथ में कि तथा इकाई सेल में पाए जाने वाले एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम प्रति मोल है। द्रव्यमान ग्राम है, इतने m ग्राम है, मैंने ये मान लिया। अभी एक सोचने वाली और बात है, किसी भी एक इकाई सेल में ये जरूरी नहीं कि परमाणुओं की संख्या एक ही पाई जाए। हालांकि मैंने ये जरूर माना है कि इकाई सेल में एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो m ग्राम है, लेकिन आपने पढ़ा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जब होता था तो परमाणुओं की संख्या 1 आती थी, लेकिन जैसे ही आप फेस सेंटर यूनिट सेल पढ़ते थे परमाणुओं की संख्या 4 आ जाती थी, और जैसे ही आप बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ते थे परमाणुओं की संख्या 2 आ जाती थी। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या अलग अलग होती है। मैंने केवल एक एटम का द्रव्यमान कितना माना है, m। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस इकाई सेल में 2 एटम हो। आप खुद सोच सकते हो, अगर एक एटम का द्रव्यमान m है तो 2 एटम का द्रव्यमान 2m। अगर 3 एटम पाए जाते हैं तो 3 एटम का द्रव्यमान टोटल जो निकलेगा वो 3m निकलेगा। अगर 4 एटम्स पाए जाते हैं तो टोटल द्रव्यमान जो होगा वो कितना निकलेगा, 4m निकलेगा। अब मुझे तो पता नहीं कि एक एटम पाया जाएगा यूनिट सेल में, कि 2 एटम की, 3 एटम की, 4 एटम। अगर 4 एटम कहता मैं 4m द्रव्यमान लिख देता टोटल, 2 एटम्स कहता मैं 2m लिख देता टोटल द्रव्यमान। लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं कि यूनिट सेल क्योंकि चेंज होगा, जैसे यूनिट सेल का टाइप चेंज, नंबर ऑफ एटम चेंज, तो मैं मान लेता हूं कि इस यूनिट सेल में एटम्स की संख्या z है। तथा इकाई सेल में
परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, संख्या कितनी है? Z है। तो तब परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, बेटा सोचने वाली बात है, देखो फिर से मैं बता देता हूं। हमारे पास जो यूनिट सेल है उसमें एटम कितने हैं? Z, और प्रत्येक एटम का जो द्रव्यमान है वो है m। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे पास जो यूनिट सेल है ऐसा मैंने मान रखा है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? Z, और प्रत्येक एटम का द्रव्यमान कितना है? m। मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं, जैसे हमसे कह देता है मेरे पास एटम है 5, मेरे पास नंबर ऑफ एटम है 5, नंबर ऑफ एटम तो 5 हो गए, और प्रत्येक एटम का द्रव्यमान है 20 ग्राम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 5, और प्रत्येक एटम का द्रव्यमान है 20 ग्राम। तो टोटल द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो टोटल द्रव्यमान को निकालने के लिए आप कहोगे एक एटम का द्रव्यमान 20 ग्राम है, तो 5 एटम का द्रव्यमान निकालने के लिए 5 का 20 से क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इस चीज को चेक करूं, परमाणुओं का टोटल द्रव्यमान कैसे? तो नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ वन एटम। तो मैं कैसे इसको कैलकुलेट करूंगा? कैसे निकाला जा सकता है द्रव्यमान? परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। तो हमने क्या किया, एक परमाणु के द्रव्यमान का गुणा करवा दिया जितने भी नंबर ऑफ एटम हमारे पास अवेलेबल थे। तो परमाणुओं की संख्या को तो मैंने Z से लिखा था, और एक परमाणु के द्रव्यमान को मैंने काहे से लिखा था? M से। तो जो टोटल द्रव्यमान आ गया वो Z इंटू M आ गया। अब मैं डेंसिटी के फॉर्मूले को आसानी से लगा सकता हूं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या, मैं इधर लिखे देता हूं। घनत्व बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम जो घनत्व है वो यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, इकाई सेल का घनत्व निकाल रहे हैं, तो फिर द्रव्यमान भी इकाई सेल का होगा और आयतन भी इकाई सेल का होगा। तो यहां हम लिखेंगे आयतन किसका लेना है? इकाई सेल का, और हमें द्रव्यमान भी जो लेना है वो इकाई सेल का ही लेना है। सोचने वाली बात है, क्योंकि घनत्व भी हम इकाई सेल के लिए गणना कर रहे हैं, इसलिए हम द्रव्यमान भी इकाई सेल का ही लेंगे और आयतन भी इकाई सेल का लेंगे। बेटा आपको एक बात पता होगी, डेंसिटी को अगर मैं D से लिखूं तो इकाई सेल का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? इकाई सेल का आयतन किस आकार का है? घन के आकार का, और घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब, और भुजा मैंने कितनी मान रखी है? A क्यूब। इकाई सेल का द्रव्यमान मतलब इकाई सेल में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान मांगता है। भाई इकाई सेल में एक परमाणु भी पाया जा सकता है, दो परमाणु भी, चार भी, जितने भी इकाई सेल में परमाणु उन सभी का द्रव्यमान, और इकाई सेल में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर है? वो है Z इंटू स्मॉल m के बराबर। तो डेंसिटी का बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया Zm अपॉन A क्यूब। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जहां m जो है वो एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो मैं यहां लिख के भी बताऊंगा कि जहां स्मॉल m एक परमाणु का द्रव्यमान है, मान है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम इस बात की आ जाती है कभी कभी कि मुझे यह पता है एक परमाणु का द्रव्यमान है m, अगर मुझे न्यूमेरिकल के समय एक परमाणु का द्रव्यमान दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक परमाणु के द्रव्यमान की जगह रीडिंग रख देंगे, आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या देता है, हमको एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात m की वैल्यू न देकर हमें
परमाणु भार देता है या अणु भार दे देता है। अभी सोचने वाली बात है, अगर मुझे परमाणु भार या अणु भार दे देगा तो मैं उससे एक परमाणु का भार कैसे निकालूंगा? यह भी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है कि अगर मुझे कभी ऐसा पता चल गया कि किसी भी पदार्थ का अणु भार दे दिया और बोला कि एक काम करो, इसमें से एक परमाणु का भार ज्ञात करो, तो क्योंकि हमें तो एक ही परमाणु का भार चाहिए, यह निकालना थोड़ा सा कैसा रहेगा, कठिन। तो एक फॉर्मूला मेरे यहां है, जब भी कभी आपको एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए होता है, उस एक परमाणु के द्रव्यमान को निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार या अणु भार अपॉन Na, अवोगाद्रो संख्या। अगर आप किसी भी पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार में अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देते हो, भाग दे देते हो, एक परमाणु का द्रव्यमान निकल आएगा आसानी से। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि m एक परमाणु का द्रव्यमान है जो कि न्यूमेरिकल्स में जल्दी से हमको नहीं दिया जाता। हमें क्या दिया जाता है? हमें परमाणु भार या अणु भार दे दिया जाता है। तो हमें परमाणु भार या अणु भार की सहायता से एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालें? तो बेटा एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु भार या अणु भार में हम अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, आसानी से एक परमाणु का द्रव्यमान निकल आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेक करूं तो m हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु भार या अणु भार को हम कैपिटल M से लिखते हैं और नीचे लिखा हुआ है Na। एक तो फॉर्मूला डेंसिटी का ये रहा, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूं कि m की जगह पर उसकी वैल्यू भी तो लिख सकता हूं। तो अगर मैं m की जगह पे वैल्यू लिखूंगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज होगा z अपॉन a क्यूब, और बेटा m की जगह पे कैपिटल M अपॉन Na, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया। तो मेन डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला ये है ऊपर वाला, लेकिन क्योंकि m एक एटम का द्रव्यमान है, मास है, और मुझे एक एटम का द्रव्यमान हर जगह के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के दौरान नहीं मिलने वाला है, तो मैं वो एक एटम का द्रव्यमान कैसे निकालूंगा? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करते हुए। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से लिख लिया और डिवाइड किया Na अवोगाद्रो नंबर से, तो मुझे एक एटम का मास आ गया। तो मैंने उस एक एटम के मास की जगह पर, स्मॉल m की जगह पर, मैंने उसकी वैल्यू m अपॉन Na रख दी। तो इस प्रकार से आप किसी भी इकाई सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा आज हम लोग अपने वीडियो पर इतनी चीजों को रखते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो पर क्रिस्टल में आए हुए, यूनिट सेल्स में आए हुए या किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में आए हुए डिफेक्ट को पढ़ेंगे कि एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कितने प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा आज हम अपने वीडियो पर इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।